हाय। तो अब इस स्लाइड से आगे की बात करेंगे एंड दैट इज योर प्रोटीन। तो अभी तक हम लोगों ने एसेंशियल देख लिया, नॉन एसेंशियल देख लिया, अब हम लोग सीधे सीधे प्रोटीन पर बात करेंगे। तो अब देखिए प्रोटीन पे जब हम लोग चलेंगे तो अब आप लोगों को कुछ ये चीज मिलेगी। पहली बात तो आप ये समझिए कि जब मैं आपसे ये कह रहा था कि अमीनो एसिड जुड़ना शुरू होंगे, तो देखिए अमीनो एसिड किस फॉर्म में जुड़े हैं। देखिए अमीनो एसिड एक्चुअली आप लोगों के जुड़े हैं इस फॉर्म में। देखो पहला अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कुछ इस तरीके से ये अमीनो एसिड की चेन जुड़ती चली गई। अब ये अमीनो एसिड की चेन जुड़ी कैसे है, जरा 2 मिनट इस पर बात करेंगे। उठाते हैं अपनी वर्कबुक पुरानी और आते हैं जरा 2 मिनट के लिए यहां पर। मैं आप लोगों को कुछ समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि एक्चुअल में ये जो तो ये जो आप लोगों की अमीनो एसिड्स की प्रॉपर्टी है ये कैसे बनी, चेन कैसे बनी। तो आप लोग वापस आइए अपनी पुरानी बात पर। ये देखिए दिस इज योर कार्बन, ये R आ गया, ये H आ गया, यहां पर COOH आ गया और यहां पर आप लोगों का NH2 आ गया। थोड़ा सा काम करते हैं, इधर बना लेते हैं। तो यहां से देखते हैं ये आप लोगों का NH2 ग्रुप आ गया, यहां पर आप लोगों का अल्फा कार्बन, ये आपका R है, उसकी जगह आप लोग कुछ भी रख सकते थे। यहां पर आप लोगों को COOH मिल जाएगा। ये पहला अमीनो एसिड मैंने आप लोगों के सामने रखा है। अब जरा दूसरा अमीनो एसिड देखिए। दूसरा अमीनो एसिड आप लोगों के पास में यह आ गया कि अगेन यहां पर NH2, फिर यहां पर अल्फा कार्बन, यहां पर R, यहां पर H और यहां पर अगेन COOH। अब सवाल यह है कि एक अमीनो एसिड को दूसरे अमीनो एसिड से आपको जोड़ना पड़ेगा। जब आप जोड़ेंगे तभी आपका क्या बनेगा, प्रोटीन की चेन बनेगी। तो आप देखिए होता क्या है, होता कुछ यूं है कि यहां पर इस कार्बोक्सिल ग्रुप से एक OH और यहां NH2 ग्रुप से एक H मिलकर पानी यहां से रिलीज होगा, यानी कि डिहाइड्रेशन। आप लोग समझिए कि ये वाली कंडीशन है और ये वाली कंडीशन है और यहां से निकल जाएगा H2O। और जैसे ही H2O यहां से रिलीज हुआ, ध्यान से समझिए, जैसे ही H2O यहां से रिलीज हुआ तो अब H2O जब रिलीज करोगे तो अब बचेगा क्या, देखिए इधर वाले यहां पर RCH, यहां पर बचा CO, यहां पर क्या बचा CO और इस साइड में आप लोगों का क्या बचा, अगेन NH2। अब यहां पर इस वाले अमीनो एसिड के पास देखिए क्या बच रहा है, इस वाले अमीनो एसिड के पास में बीच में कार्बन, साइड में R के नीचे H के नीचे अगेन COOH और COOH के पास में यहां पर बच गया आप लोगों के पास में सिर्फ NH। क्यों बचा NH, क्योंकि H2O आप लोगों ने रिलीज कर दिया बायोमोलिक्यूल से। तो अब हुआ ये कि यहां पर एक बॉन्ड लगा और इस वाले बॉन्ड को जनरली मैं बुला रहा हूं पेप्टाइड बॉन्ड। अब बात समझ में आ गई, ये पेप्टाइड बॉन्ड लगा है क्यों, क्योंकि डिहाइड्रेशन हो गया किसका बच्चे, वाटर का, और 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़ चुके हैं, बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो चुका है। तो इसका मतलब एक अमीनो एसिड अगर ये था, दूसरा अमीनो एसिड अगर ये था, तो इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड क्रिएट हो गया और जैसे ही बॉन्ड क्रिएट हुआ तो ये 2 अमीनो एसिड आपस में जुड़े। अब मीनवाइल आगे की कहानी को तुम अपने आप समझ लो, खुद ही सोचो। अब यहां से मैं कोई तीसरा अमीनो एसिड लगाऊं, तीसरा अमीनो एसिड अगर यहां से आ जाए तो वो ऐसे करके आएगा CR में यहां पर H आएगा, अगेन COOH आएगा और यहां पर फिर से NH2। तो अब यहां से भी क्या करिए, यहां से फिर से डिहाइड्रेशन कर दीजिए। जब यहां से फिर से डिहाइड्रेशन आप लोग कर देंगे तो होगा ये कि अब ये वाला फिर से यहां से क्या आ जाएगा, COO। देखिए ध्यान से, यहां पे COO बचेगा और यहां पर एक अगला अमीनो एसिड आएगा और एक बॉन्ड लगेगा और यहां पर लग जाएगा फिर से दूसरा NH के बगल में C के ऊपर R के नीचे H के बगल में COOH। अब आप देख सकते हैं 3 अमीनो एसिड आपस में जुड़ चुके हैं। ये तीन अमीनो एसिड जो आपस में जुड़े, ये किस बॉन्ड से जुड़े, द आंसर इज ये जुड़े हैं आपके पेप्टाइड बॉन्ड से। पेप्टाइड बॉन्ड जो यहां पर लगा है वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। अब ये बॉन्ड लगते चले जाएंगे और आपके अमीनो एसिड कुछ इस तरीके से चेन बनाता चला जाएगा। अमीनो एसिड ये ऐसे करके चेन बनाता चला जाएगा। आप समझे, जब अमीनो एसिड की खुली स्ट्रक्चर आप लोग देखेंगे तो इस साइड में आप लोगों को मिलेगा बच्चे NH2, क्योंकि देखो इधर वाला NH2 अभी आपके पास में फ्री है और इधर वाले साइड में मिलेगा आपको COOH। आप देखिए कार्बोक्सिल ग्रुप फ्री है, इसीलिए आप लोग इस वाली एंड को कहोगे एन टर्मिनल। आप लोग नोट करते रहिए, इसे आप लोग बुलाएंगे एन टर्मिनल और इस वाले पॉइंट को आप लोग बुलाएंगे सी टर्मिनल। तो क्योंकि इधर COOH फ्री होगा तो इधर वाले COOH को आप बुलाएंगे सी टर्मिनल। तो एक तरफ एन टर्मिनल, दूसरी तरफ सी टर्मिनल, ये दोनों टर्मिनल आप लोगों की चेन पे लगते चले जा रहे हैं। तो अमीनो एसिड के बनने की प्रॉपर्टी क्या है ये मैं आपको समझा रहा हूं। अब मैं यहां से इसको हटाता हूं जरा 1 मिनट के लिए और आपको कुछ काम की बात बताता हूं। अब देखिए ध्यान से, अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि अमीनो एसिड की चेन कुछ ऐसे बने, कैसे, देखिए
एक अमीनो एसिड, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा एंड सो ऑन। आप ये देखिए ढेर सारे अमीनो एसिड ऐसे करके लगते चले जा रहे हैं। ये जो अमीनो एसिड की चेन जो एक लीनियर रूप में लग रही है, लंबाई में लग रही है, दरअसल इन अमीनो एसिड की चेन को हम लोग बुलाते हैं प्राइमरी चेन, यानी कि प्राइमरी प्रोटीन। प्राइमरी प्रोटीन मतलब सबसे सिंपल टाइप की प्रोटीन है और ये बन के तैयार हो गई। एक काम की बात बताता हूं अगर तुम लोगों ने कभी भी सेंट्रल डोग्मा पढ़ा है, सेंट्रल डोग्मा अगर पढ़ा है तो अच्छी बात है, और अगर नहीं पढ़ा है तो भी अच्छी बात है, आपको आगे पढ़ने को मिल जाएगा। तो आप ध्यान से समझिए, मैं एक छोटी सी कहानी आपको बता रहा हूं कि प्रोटीन बनती कैसे है ना। एक मिनट, मुश्किल से 2 मिनट लगेंगे। आप देखिए, तो वो ऐसे बनते हैं कि अगर मैं आपसे ये बोलूं कि दिस इज न्यूक्लियस, किसी सेल का ये बच्चे क्या है, न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाद में ये वाली चीज क्या है बच्चे, तो ये मैंने बताया ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर रहता है बच्चे डीएनए। तो डीएनए में क्या होगा, बनेगा एक आरएनए। बड़े आराम से समझा रहा हूं, कोई लॉजिक बहुत बड़ा इसमें नहीं लग रहा है। डीएनए से क्या बन गया, आरएनए। फिर आपने क्या किया, इस आरएनए को बाहर निकाल लिया। आप इस आरएनए को निकाल के कहां ले आए, बाहर निकाल के ले आए। और जैसे ही तुम लोग इस आरएनए को निकाल के बाहर लेके आए, तो ये देखो, इसको कहते हैं हम लोग एमआरएनए। ये एमआरएनए ऐसे आ गया और इस एमआरएनए के ऊपर नीचे लग जाएंगे राइबोसोम्स। मैथ वाले बच्चों ने बिल्कुल सुना होगा, बायो वालों ने तो सुना ही होगा। राइबोसोम्स यूकैरियोट्स के अंदर कौन से होते हैं बेटा, एटीएस। एटीएस की सब यूनिट कौन सी होती है, आप लोग अच्छे से जानते हैं, 50s और 60s। तो छोटी वाली सब यूनिट जो है वो दरअसल कहां लग जाएगी बच्चों, नीचे, और बड़ी वाली सब यूनिट कहां लग जाएगी बच्चों, ऊपर। मैं कौन सी बात बता रहा हूं आप लोगों को, सेंट्रल डोग्मा। अब सेंट्रल डोग्मा में जैसे ही ये यूनिट लगी, तो अब यहां से क्या होगा, प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगी। अमीनो एसिड आते जाएंगे, लगते जाएंगे, कहां घुसते चले जाएंगे, देखो यहां पर, मतलब राइबोसोम्स के अंदर 3 साइट होंगी, वहां पे वो घुसते चले जाएंगे और अमीनो एसिड की एक चेन बनेगी। अब मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैंने आपको ये बात क्यों बताई, वो मैंने इसलिए बताई क्योंकि यहां से जो अमीनो एसिड की चेन बनेगी, वो चेन जो यहां से बन के निकलेगी, दरअसल वो चेन ये वाली होगी, मतलब प्राइमरी चेन होगी। इसका मतलब अमीनो एसिड की जो सबसे पहली चेन बनती है वो प्राइमरी चेन होती है, और प्राइमरी प्रोटीन वो कहलाती है मोस्ट अनस्टेबल चेन है। और ये बनती कहां है, सबसे पहले राइबोसोम्स पर बनती है, सेल के अंदर। ये बात मैंने आपको आराम से समझा दी है। तो ये चीज, ये जो चेन है, अब आप इस चेन का क्या करेंगे, इसको तोड़ लीजिए और फिर इससे कोई प्रोटीन बनाइए। अब वो बात की बात है कि ये प्रोटीन अब आगे चल के क्या करेगी। तो कौन सी प्रोटीन तैयार होगी बच्चों, देखो ये आगे आ गई, और ये प्रोटीन आ गई, और ये प्रोटीन कौन सी हो गई, ये प्राइमरी प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया, मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर ऑफ योर प्रोटीन। क्लियर हो गया। चलिए अब इसे हटाते हैं, और इसको हटाने के बाद में जरा अगली बात को पढ़ते हैं। अब हम लोग ये देखते हैं कि प्राइमरी स्ट्रक्चर तो बनके तैयार हो गया। अब हम ये देखेंगे कि प्राइमरी के बाद में आपका सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। बहुत ध्यान से समझिए, सेकेंडरी स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। सेकेंडरी स्ट्रक्चर, मैं वर्कबुक दिखा देता हूं आप लोगों को, जरा 1 मिनट के लिए आप लोग देख पाएंगे। जस्ट लुक, आप देखिए, ये देखिए, ये आप लोगों की प्राइमरी चेन है। सो व्हाट इज दिस इज सिंपली, ये क्या है भाई, अच्छा ठीक है, हम थोड़ा आगे आ गए, कोई बात नहीं। तो हमने क्या बोला कि ये आप लोगों की प्राइमरी चेन है, देखो ये बन रही है। सो दिस इज योर सिंपली अ प्राइमरी चेन, और ये प्राइमरी चेन कुछ ऐसे करके आ गई। इस प्राइमरी चेन को ही मैंने क्या बुलाया बच्चे, प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ अमीनो एसिड। मोस्ट अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, क्वेश्चन नोट कर लेना। अनस्टेबल बनता कहां है बच्चे, राइबोसोम्स के ऊपर बनेगा जब प्रोटीन सिंथेसिस होगी। अब इधर आते हैं, जब मैं आपसे बात कर रहा हूं सेकेंडरी प्रोटीन की, अब देखो ये जो सेकेंडरी प्रोटीन है, ये वाला, इसको आप लोग या तो सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहिए या सेकेंडरी प्रोटीन कहिए। अब ये जो प्रोटीन बनेगी, ये एक्चुअल में 2 टाइप की होगी। मैं आपको बताता हूं कैसे, जरा 1 मिनट के लिए देखते हैं वर्कबुक में, और इधर आइए। अब देखिए इस प्रोटीन में क्या होगा, अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये वाला स्ट्रक्चर, ये वाला अमीनो एसिड है, ये इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करे, ये वाला स्ट्रक्चर इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करे, ये वाला फिर इसके साथ बॉन्ड बनाने की कोशिश करे, ये इसके साथ में बॉन्ड बनाने की कोशिश करे, तो आप लोग ये देखिए कि जब ये एक दूसरे के साथ में इंटरेक्शन करने लग जाते हैं, तो फिर आपकी चेन जो है वो डीएनए की तरह घूम जाती है। कैसे घूमती है, लेट मी टेल यू। अगर ये चेन ऐसे करके घूमी, तो इस तरीके से देखो, ये क्या है, अमीनो एसिड्स हैं, ये आपके अमीनो एसिड्स हैं। हालांकि मैंने अमीनो एसिड थोड़े ज्यादा लगा दिए हैं, लेकिन बस मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। पहले और 4th के बीच में लगते हैं ये बॉन्ड्स, और देखो ये चेन आप लोगों की बनके तैयार हो गई। और ये जो चेन बनके तैयार हुई है, दरअसल इसी चेन को हम लोग क्या बुलाते हैं बच्चे, सेकेंडरी स्ट्रक्चर।
इस चेन को क्या बुलाया मैंने, सेकेंडरी स्ट्रक्चर। और सेकेंडरी स्ट्रक्चर में भी ये प्रोटीन जो है ये वाली, इसको आप लोग बुलाएंगे अल्फा हेलिक्स, यानी कि इस वाली प्रोटीन का नाम क्या आएगा, अल्फा हेलिक्स आएगा। और ये राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी, राइट हैंडेड कॉइलिंग होगी। और इसमें होगा ये कि अमीनो एसिड के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगना शुरू हो जाएंगे। कहां, ऑक्सीजन ऑफ अमाइड, ऑक्सीजन ऑफ अमीनो एसिड, हाइड्रोजन ऑफ अनदर अमीनो ग्रुप। तो आप समझिए कि यहां पर हाइड्रोजन बॉन्ड्स लगना शुरू हो जाते हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड वीक बॉन्ड्स हैं, तो ये वाला बॉन्ड यहां से इधर हाइड्रोजन बॉन्ड, यहां से ये एक हाइड्रोजन बॉन्ड, यानी कि इन सब के बीच में ऐसे करके आप लोगों को हाइड्रोजन बॉन्ड बनना दिखने स्टार्ट हो गए। और इस तरीके से जो प्रोटीन बनी, उस पर्टिकुलर प्रोटीन को हम लोग क्या बुलाएंगे, इसे हम लोग बुलाएंगे सेकेंडरी स्ट्रक्चर। लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर का भी कौन सा, बीटा, अल्फा हेलिक्स। तो क्या बुलाएंगे इसको हम, अल्फा हेलिक्स। अब ये प्रोटीन आप लोगों की तैयार हो गई। आप ध्यान से समझिए ये मिलती कहां कहां पे है। ये वाली जो एक्चुअली ये वाली तो नहीं मिलेगी, ये तो सबसे प्राइमरी स्ट्रक्चर है, मोस्ट अनस्टेबल है। लेकिन ये वाला मिल सकता है आप लोगों को, जो कि सेकेंडरी में आप लोगों को बता रहा हूं। ये मिलेगा आप लोगों को नेल्स में, हेयर में, केराटिन में। समझिए ध्यान से, ये आप लोगों को कहां कहां मिल सकता है, नेल्स में, हेयर्स में मिल सकती है ये वाली प्रोटीन आप लोगों को, सेकेंडरी स्ट्रक्चर अल्फा हेलिक्स में। केराटिन में मिल सकता है आप लोगों को, और ये मिल सकता है आप लोगों को, और आप लोगों को सिंपली मिल सकता है मायोसिन एंड ट्रिप्टोमायोसिन, ट्रोपोमायोसिन में। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग, मसल्स कॉन्ट्रैक्शन अगर ह्यूमन फिजियोलॉजी में पढ़ोगे आप लोग इस तरीके से, तो वहां पर आप लोगों को एक्टिन मायोसिन दिखने लग जाएंगे। वहीं पे ट्रोपोनिन और ट्रोपोमायोसिन भी आप लोगों को जनरली मिल जाते हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बाद सेकेंड वन मतलब सेकेंडरी प्रोटीन में ही एक दूसरा स्ट्रक्चर आएगा, और वो दूसरा स्ट्रक्चर जो होगा उसे आप लोग बुलाएंगे बीटा पिलीटेड शीट। तो आप ध्यान से देख लीजिए, दूसरा स्ट्रक्चर होगा बीटा पिलीटेड शीट। और बीटा पिलीटेड शीट कुछ इस टाइप से बनेगी। आप डायग्राम में देखिए, बीटा पिलीटेड शीट आप लोगों को कुछ इस टाइप से मिलेगी। ये देखिए, तो ये एक तरह की प्लेट है, ये एक तरह की प्लेट आप लोगों को दिखाई दे रही है। ये देखिए ध्यान से, ये देखिए ऐसे 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 ये बीटा प्लेटेड शीट बनती चली जा रही है। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर आप लोगों को दिखाई दे रहा है तो इसको हम लोग जनरली बीटा प्लेटेड शीट बुलाएंगे। ये देखिए इनके बीच में बॉन्ड्स लग रहे हैं, इसे हम लोग क्या बुलाते हैं, बीटा प्लेटेड। ये बीटा प्लेटेड हो गया, और इसे हम लोग सिंपली जब ये ऐसे करके डीएनए की तरह घूमेगा तो इस चीज को हम लोग बुलाएंगे अल्फा हेलिक्स। आई थिंक तुम्हें बात समझ में आ रही है, आई होप आपको बात समझ में आ रही है। देखिए प्राइमरी प्रोटीन जो है स्ट्रक्चर है सीक्वेंस ऑफ चेन ऑफ अमीनो एसिड्स, लेकिन सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा ऑफ द पेप्टाइड बैकबोन, कॉजेस द अमीनो एसिड्स टू फोल्ड इनटू द रिपीटिंग पैटर्न। तो यानी कि ये जो हाइड्रोजन बॉन्ड लगे किसमें, प्रोटीन के अंदर, प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही लग रहे हैं। ये ऐसा नहीं है कि राइबोसोम से सेकेंडरी बन गई, ना 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 ना, राइबोसोम से सेकेंडरी नहीं बनेगी, प्राइमरी ही बनेगी राइबोसोम से। वो राइबोसोम फर्दर कॉइलिंग करेगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, और ये एक प्रॉपर पैटर्न में ये प्रोटीन बनती चली जाएगी। तो याद रखिए सेकेंडरी प्रोटीन जो है वो जनरली आप लोगों को कैसे मिलेगी, दो पैटर्न में मिलेगी, जिसमें से एक होगा अल्फा हेलिक्स और दूसरे वाला होगा आप लोगों का बीटा पिलीटेड। अल्फा हेलिक्स जो है वो कुछ इस तरीके से घूम रहा है, और बीटा पिलीटेड कुछ इस तरीके से घूम रहा है आप लोगों का। चलिए अब ये जो बीटा पिलीटेड शीट है, ये जो बीटा पिलीटेड शीट है, बीटा पिलीटेड शीट जो है ये फाउंड कहां करेगी, ध्यान से देखिए। बीटा पिलीटेड शीट, मैं वर्कबुक लगा लेता हूं। बीटा पिलीटेड शीट जो आप लोगों को मिलेगी, बीटा पिलीटेड शीट आप लोगों को मिलेगी जनरली स्कैल्प ऑफ रेप्टाइल्स, स्कैल्प ऑफ रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स के जो स्कैल्प होते हैं आप लोगों को वहां मिल जाएगी, फेदर्स में मिल जाएगी, बहुत सारे फेदर्स होते हैं बर्ड्स के अंदर, फेदर्स के अंदर मिल जाएगी, और बीक वगैरह जो चोंच वगैरह होती है उसके अंदर मिल जाएगी, समझ रहे हैं। और अल्फा स्ट्रक्चर और बीटा प्लीटेड शीट जो है वो लिनियस पॉलिंग ने दिया था, एक साइंटिस्ट है लिनियस पॉलिंग, उन्होंने दिया था, है ना, ठीक है। तो प्राइमरी स्ट्रक्चर सीधा सीधा हो गया। सेकेंडरी स्ट्रक्चर आप लोगों का दो में आएगा, जिसमें से एक को आप बोलेंगे बीटा प्लीटेड शीट, दूसरे को बोलेंगे आप लोग अल्फा हेलिक्स। दोनों के पैटर्न अलग अलग हैं। प्लेट की तरह स्ट्रक्चर आप लोगों को ऐसे करके मिलेगा, ये देखिए प्लेट की तरह स्ट्रक्चर आप लोगों को मिल जाएगा। आप लोग इसको क्या बुलाइए, बीटा प्लीटेड बुलाइए। और अगर मैं आपसे कहूं कि यही चेन अगर आप लोगों की कौन सी हो जाए, इस टाइप की हो जाए, तो इस पर्टिकुलर चेन को हम लोग अल्फा हेलिक्स बुलाते हैं। ये दो चेन्स आप लोगों की कुछ इस तरीके से तैयार हो रही हैं। अब हम तीसरी पॉइंट पे बात करते हैं। तीसरा पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा, अब तक बॉन्ड कौन कौन से लग चुके? अच्छा यहां तक बताइए, यहां तक बॉन्ड कौन कौन से लगे? यहां पर लग चुका एक तो पेप्टाइड बॉन्ड,
तो एक तो आ गया यहां पर पेप्टाइड बॉन्ड, तो इसको पेप्टाइड बोला। यहां पर एक बॉन्ड और जुड़ गया जिसे आप लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड बोला, तो एक पेप्टाइड हो गया, दूसरा हाइड्रोजन बॉन्ड हो गया। और ये जो दो बॉन्ड आप लोगों के लगे, अब हम क्या करते हैं, तीसरा बॉन्ड उठाते हैं। अच्छा, शुरू में मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आप लोगों को यह बताया था कि जो एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, जिनको हम लोगों ने बोला था नॉन पोलर अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक चेन जिनके अंदर होती है, तो वो हाइड्रोफोबिक होते हैं। हाइड्रोफोबिक होते हैं तो उनको पानी से बचने के लिए ऐसे करके घुस जाना पड़ता है कहीं ना कहीं। तो हुआ ये कि अब जो तीसरी प्रोटीन बनेगी, जिसको मैं टर्शियरी प्रोटीन कहूंगा, तो उसमें यह हुआ कि वो कोई सा भी स्ट्रक्चर बना लेगी ऐसे करके। ये देखिए, ये ऐसे करके उसने कोई भी ऐसे गुड़-मुड़ करके कोई सा भी एक तीसरा स्ट्रक्चर बना लिया, मतलब 3D स्ट्रक्चर बना लिया। और ये स्ट्रक्चर बना इसलिए क्योंकि उसके अंदर जो हाइड्रोफोबिक थे अमीनो एसिड्स, वो अमीनो एसिड्स पानी से बचने के लिए कहां घुस गए हैं, अंदर की साइड में घुसे हैं, और प्रोटीन को एक शेप मिला जिसे हम लोगों ने 3D शेप कहा। और ये जो 3D शेप बना, दरअसल इससे हम लोग टर्शियरी स्ट्रक्चर बुलाएंगे। कौन सा स्ट्रक्चर बच्चे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। अब मैं जरा थोड़ी सी बात आप लोगों को समझा दूं, मैं जरा इसको हटा देता हूं ताकि मैं टर्शियरी स्ट्रक्चर आप लोगों को प्रॉपर्ली समझा पाऊं। तो प्रॉपर्ली आप समझने के लिए आपको टर्शियरी स्ट्रक्चर पे चलना पड़ेगा। और जरा देखिए टर्शियरी स्ट्रक्चर, मान लीजिए मैंने आपसे ऐसा कहा कि टर्शियरी स्ट्रक्चर ऐसे करके आ गया, ऐसे करके ये टर्शियरी स्ट्रक्चर हुआ। तो हो सकता है कि इसके बीच में कहीं ना कहीं सिस्टीन अमीनो एसिड हो और इधर सिस्टीन अमीनो एसिड हो। आप लोग अच्छे से जानते हैं कि सिस्टीन ये क्या, कौन सा अमीनो एसिड रखती है, सिस्टीन में कौन सा ग्रुप रहता है बच्चों, ग्रुप नहीं, कौन सा एलिमेंट रहता है जिसे हम लोग सल्फर बुलाते हैं। तो इन दोनों के बीच में सल्फाइड बॉन्ड लग सकता है, यानी कि एक नया बॉन्ड आप लोगों को और नजर आ गया। प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड था, सेकेंडरी में हाइड्रोजन आ गया, अब मैं तीसरे में बता रहा हूं कि एक सल्फाइड बॉन्ड भी आ गया। अच्छा, सल्फाइड बॉन्ड जब आया तो आप लोग तीसरी बात समझिए, आयनिक बॉन्ड भी आएगा, क्योंकि हाइड्रोफोबिक टेल्स हैं, हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड्स हैं इसके अंदर, तो उनके अंदर दरअसल क्या है, एक हाइड्रोफोबिसिटी मिलेगी, तो आयनिक बॉन्ड भी बन सकते हैं। तो यहां इसका मतलब यहां इन दोनों के बीच में या यहां इन दोनों के बीच में एक हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बन सकता है, आयनिक बॉन्ड बन सकता है। वंडरवॉल्स इंटरेक्शंस हो सकते हैं। मान लीजिए यहां पर है CH2OH और यहां पर भी है CH2OH, तो इन दोनों के बीच में कोई बॉन्ड लग सकता है जिसे जनरली हम लोग वंडरवॉल बॉन्ड बोलेंगे, समझिए। तो हाइड्रोजन भी आ गया इसके अंदर, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स भी लगना शुरू हो गए। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड्स मतलब कि अगर यहां पर R ग्रुप है, यहां पे R ग्रुप है, तो इन दोनों के बीच में हाइड्रोफोबिक ग्रुप लगना शुरू हो जाते हैं, बॉन्ड लगना शुरू हो जाते हैं। तो टर्शियरी प्रोटीन ऐसी प्रोटीन है जिसके अंदर ढेर सारे क्या लग गए बच्चों, बॉन्ड्स लगना शुरू हो गए, ढेर सारे मैंने बोले। तो यहां पर सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड, उसके बाद में यहां पर कौन सा आ गया बच्चों, हाइड्रोजन बॉन्ड। लेकिन तुम टर्शियरी पे पहुंचे तो कई सारे बॉन्ड आपको नजर आ रहे हैं, जरा नोट करेंगे उन बॉन्ड्स के बारे में। देखिए डाइसल्फाइड बॉन्ड, अब मैं हटा देता हूं इन सारी चीजों को। सबसे पहले देखिए डाइसल्फाइड, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड जो लगा टर्शियरी प्रोटीन में, तो यहां लिख देते हैं हम लोग कि टर्शियरी प्रोटीन में डाइसल्फाइड बॉन्ड लगा। और डाइसल्फाइड बॉन्ड जब लगा तो ये कहां लगेगा, सिस्टीन, सिस्टीन एंड सेकंड स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है ये, तो सिस्टीन के बीच में लगा, सिस्टीन के बीच में लगा डाइसल्फाइड बॉन्ड। और सेकंड स्ट्रक्चर, सेकंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग, यानी कि सबसे पहले स्ट्रॉन्ग नंबर पे कौन आ रहा है, पेप्टाइड, उसके बाद में सेकंड नंबर पे कौन आ रहा है, ये डाइसल्फाइड बॉन्ड आ रहा है। तो देख लीजिए आप लोग कि डाइसल्फाइड बॉन्ड जो लगा है वो सिस्टीन अमीनो एसिड्स के बीच में लगा है। दूसरा बताइए, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी हम लोगों ने लिखा था, तो हाइड्रोफोबिक साइड चेन के बीच में लगता है। तो दूसरा कौन सा ग्रुप है, बॉन्ड है, हाइड्रोफोबिक। तो हाइड्रोफोबिक लगता है किसके बीच में, अमीनो एसिड जिनके पास में एरोमेटिक रिंग्स होती हैं। तो जिनके पास में एरोमेटिक अमीनो एसिड्स हैं, तो उनकी साइड चेन जो होती है उनके बीच में कौन सा ग्रुप लग जाएगा आप लोगों के पास में, आई मीन कौन सा बॉन्ड लग जाएगा, दिस इज योर हाइड्रोफोबिक बॉन्ड। तो क्या है, एरोमेटिक ग्रुप, जो भी एरोमेटिक चेन्स लगी हुई हैं उनके बीच में यहां पर आप लोगों को एक नया बॉन्ड मिल जाएगा जिसे आप लोग हाइड्रोफोबिक बॉन्ड बोलेंगे। और कौन सा लगता है, आयनिक बॉन्ड लग सकता है। तो ये तो आप लोगों का इलेक्ट्रोस्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक। आयनिक मैंने आपको बताया था, आयनाइज अमीनो एसिड, आयन जो आयनिक बॉन्ड्स बनाते हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, तो आयनिक बॉन्ड भी लग जाएगा इसी के अंदर, वंडरवॉल्स भी लग जाएंगे, ठीक है ना। तो ये इतने सारे आप लोगों के अमीनो एसिड्स इस तरीके से ये वाले बॉन्ड बना के ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर इन लोगों ने बना लिया। और जब इस तरीके का स्ट्रक्चर इन लोगों ने बनाया तो इस तरह के स्ट्रक्चर को आप लोगों ने क्या बुलाया बच्चे, टर्शियरी स्ट्रक्चर। और टर्शियरी स्ट्रक्चर, ध्यान से सुनिए, टर्शियरी स्ट्रक्चर आप लोगों की बॉडी में अगर कोई काम करेगा तो वो टर्शियरी स्ट्रक्चर करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये टर्शियरी स्ट्रक्चर शायद कोई एंजाइम बना पाए। मैं आपको एक बात बताता हूं, एंजाइम का फंक्शन समझते हैं आप। चलिए जरा देखिए एंजाइम के मकसद देखिए क्या है। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आपको पानी पीना है,
पानी बह रहा है नल में से, तो आप लोग ऐसे करके हाथ लगाइए सीधे सीधे। तो ऐसे अगर हाथ लगा के पानी पियोगे तो मुझे लगता है कि पानी नहीं पी पाएंगे आप लोग। तो आपको करना क्या पड़ेगा, इन हाथों को थोड़ी सी क्रीवाइज बनानी पड़ेगी ऐसे करके। देखो अब गड्ढा आ गया हाथ में, अब हाथ से पानी भरिए और आराम से पी लीजिए। अब एंजाइम का फंक्शन सुनिए, एंजाइम का फंक्शन है कैटालिसिस करना। कैटालिसिस का मतलब ये हो गया कि ये किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज को तोड़ता है या फिर जोड़ता है, तो ये अपने अंदर कुछ क्रीवाइसेस जनरेट करेगा। क्रीवाइसेस मतलब पॉकेट्स जनरेट करेगा। जैसे मिसाल के तौर पे मैं एक बता देता हूं, मान लो ये गोल गोल स्ट्रक्चर है जिसको आप लोगों ने बोला H2O, ये पानी का स्ट्रक्चर है। एक ऐसे करके बोल दिया, ऐसे करके इसे आप लोगों ने बोला ये है CO2। अब जब आप लोग सांस लेते हैं तो आप लोगों ने देखा होगा रेस्पिरेशन वाले चैप्टर में कि पानी को और CO2 को एक्चुअली दोनों को जोड़ के हम लोगों को बाइकार्बोनिक एसिड बनाना पड़ता है, कार्बोनिक एसिड बनाना पड़ता है। तो अगर आप लोगों ने इन दोनों को जोड़ा ऐसे करके, तो देखो CO2 H2 क्या आ जाएगा, जब आप इसको जोड़ेंगे H2O को, यस, तो H2O को और CO2 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, H2CO3। ये बाइकार्बोनिक या कार्बोनिक एसिड आप लोगों को मिल गया। अब ये कैसे हुआ है मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। जब ये हमारी बॉडी में बनता है कौन, कार्बोनिक एसिड, तो वो किस किस के जुड़ने से मिलकर बनेगा, किस किस के जुड़कर मिलने से बनेगा कार्बोनिक एसिड, जानते हैं? एक तो H2O के और दूसरा CO2 के। मान लो कि H2O का स्ट्रक्चर गोल उठा लो और ये स्ट्रक्चर को आप ऐसे करके ट्राइंगल में उठा लीजिए, तो इन दोनों स्ट्रक्चर को जोड़ना पड़ेगा। आपकी बॉडी की अगर मैं बात करूं, मैं आपकी बॉडी की बात कर रहा हूं, तो आपकी बॉडी अगर इन दोनों को जोड़ेगी तो 1 घंटे में, मैंने 1 घंटा बोला है, 1 घंटे में आपकी बॉडी इनको जोड़ पाती है कितने, मात्र 200 मॉलिक्यूल। कितने, 1 घंटे में कितने जोड़ पाती है, 200 मॉलिक्यूल, मात्र 200। अब सुनिए, 1 घंटे में सेकंड कितने बनेंगे, 3600, यानी कि 3600 सेकंड के अंदर 200 मॉलिक्यूल बन रहे हैं। इतने आपकी बॉडी के अंदर 200, मात्र 200, 3600 सेकंड में। अब होता यह है कि यह प्रोसेस बहुत लेट है और इसको आपको बहुत जल्दी कराना है, तब आपको लेके आना पड़ता है एक एंजाइम। और जो एंजाइम आप लोग लेके आएंगे तो वो एंजाइम इस काम को करेगा। तो देखो कैसे करेगा, उस एंजाइम के पास में ये शेप होगी ऐसे करके, समझे कुछ कहानी? तो शेप ऐसे करके आ गई। तो ये एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज, आप लोग नोट कर लीजिए, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और इसका काम ये है कि ये H2O को अपनी इस वाली पॉकेट में बिठा लेगा। ये देखिए यहां बैठा लिया इसने, और इसने दूसरा जो कंटेंट है CO2 उसको यहां बैठा लिया इसने, और बैठाने के बाद में इन दोनों के बीच में इसने क्या लगा दिया, एक बॉन्ड लगा दिया। देखिए ध्यान से, क्या लगा दिया इसने, एक बॉन्ड, और खुद पीछे हट गया। बॉन्ड लगाने के बाद में फिर क्या होगा, अमीनो एसिड, सॉरी क्या नाम है इसका, एंजाइम पीछे हट जाएगा, और ये दो जो कंटेंट थे ये दोनों आपस में जुड़ चुके हैं, और ये क्या बन गया है, ये कार्बोनिक एसिड बन गया। अब आप जानते हैं जब एंजाइम नहीं था तो तुम्हारी बॉडी 3600 सेकंड में कितने बना रही थी, 200 मॉलिक्यूल। और जैसे ही कार्बोनिक एनहाइड्रेज नाम का एंजाइम आया तो उसने 1 सेकंड के अंदर 6 लाख बना डाले। आप जरा स्पीड तो देखिए, जब बॉडी के अंदर एंजाइम प्रेजेंस ही नहीं थी, एंजाइम था ही नहीं, तो बॉडी में कितने बन रहे थे, 1 घंटे में 200, यानी 3600 सेकंड में 200। और जब एंजाइम आया 1 सेकंड में 6 लाख बना डाले। तो क्यों बना डाले, क्योंकि उसके पास में पॉकेट्स जनरेट हो गई हैं। ये प्रोटीन है, प्रोटीन को ही मैं एंजाइम कह रहा हूं, इस वाली प्रोटीन को, मतलब ये एक एंजाइम है जिसका नाम कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, और इसको मैंने कहा कि ये आप लोगों का एक एंजाइम है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रोटीन का बना हुआ है। कौन सा स्ट्रक्चर है जल्दी बोलिए, टर्शरी ही रहेगा। तो इसने क्या किया, देखिए ब्लैक कलर से ले लेते हैं, मैं यहां बना देता हूं कि इसने कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर बनाई अमीनो एसिड्स में, ऐसे करके देखिए आप लोग। आई थिंक आप लोगों को बात समझ में आ गई है कि मैं क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये देखिए, ये अमीनो एसिड्स की चेन लगती चली जा रही है, ये अमीनो एसिड की चेन लगती चली जा रही है, और ये देखिए ये स्ट्रक्चर तैयार हो गया, किसका, ये कार्बोनिक एनहाइड्रेज का बन गया। तो अब जान गए आप लोग कि ये क्रीवाइस क्यों आई बीच में, ये जेब जो आई है क्यों आई है, ताकि ये अपने सबस्ट्रेट को अंदर बैठा पाए, और बैठाने के बाद में प्रॉपर उन सबके बीच में क्या लगा पाए, एक बॉन्ड लगा पाए, और जैसे ही बॉन्ड वहां पे जनरेट हो जाएगा तो ये एक प्रोडक्ट बन जाएगा। अब आप समझे कि आप लोगों की प्रोटीन प्राइमरी किसी काम की नहीं थी, सेकेंडरी थी, काम की थी, कुछ चीजों को बना रही थी, स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन दे रही थी, लेकिन जैसे टर्शियरी में कन्वर्ट हुई तो उसने अपने अंदर क्रीवाइस जनरेट करनी शुरू कर दी, और वो प्रोटीन टर्शियरी बनकर एंजाइमेटिक रिएक्शन पूरी कर रही है। अब आपको बात समझ में आ रही है कि टर्शियरी प्रोटीन किस तरीके से बनती है। अब फाइनल पॉइंट पे चलते हैं। फाइनल पॉइंट अब यह है कि अब हम प्रोटीन का क्वेटरनरी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अब फर्दर फोल्डिंग मत कराइए, अब कुछ और ही होने वाला है, और वो कुछ और क्या होगा, वो कुछ और देख लीजिए, ये होगा, वो कुछ और ये है।
अब आप देखिए ध्यान से, अब आप देखिए ध्यान से कि यहां पर जब मैं आया तो ये कौन सी प्रोटीन बनी बच्चे, ये देखो, ये ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ऐसे आ गई, ये प्रोटीन आप लोगों की कौन सी है, दिस इज योर टर्शियरी स्ट्रक्चर। मिल गया। इसके बीच में बॉन्ड्स कौन कौन से लगे हैं, तो यहां पर एक बॉन्ड, यहां पर एक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, तो वंडरवाल्स फोर्स लग गई, हाइड्रोजन बॉन्ड लग गए, डाइट सल्फाइड बॉन्ड लग गए, पेप्टाइड बॉन्ड लग गए, कितने सारे बन गए। तो देखो आपको क्रीवाइज दिखाऊं, क्रीवाइज ये देखिए, हो सकता है यहां पर एक क्रीवाइज बन गई हो सकता है इसके बीच में ये एक क्रीवाइज बन गई हो सकता है यहां पर ये क्रीवाइज बन गई हो सकता है ये एक क्रीवाइज बन गई हो। देखो कितनी पॉकेट्स इसके अंदर जनरेट हो गई, ताकि ये सबस्ट्रेट को अंदर बैठाए और बैठाने के बाद में फाइनली वहां से क्या दे, आप लोगों को प्रोटीन मॉलिक्यूल दे दे, मतलब जो भी इससे आप बनवाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये तो हो गई टर्शरी प्रोटीन। अब देखो क्वाटरनरी क्या है। दरअसल क्वाटरनरी प्रोटीन वो प्रोटीन है जब कई सारी टर्शरी प्रोटीन आपस में आकर के मिलेंगी। तो आप लोग देखिए ध्यान से, आप लोग ध्यान से देखिए कि एक टर्शरी प्रोटीन ये हो गई। अब मैंने आपसे ये कहा कि एक दूसरी टर्शरी प्रोटीन ये आ गई, हो सकता है एक तीसरी टर्शरी प्रोटीन यहां आ जाए, हो सकता है एक चौथी टर्शरी प्रोटीन यहां आ जाए, और इन्होंने आपस में यहां पर क्या ले लिए बच्चों, कुछ इस तरीके से बॉन्ड ले लिए, कुछ इस तरीके से बॉन्ड ले लिए। और बॉन्ड लेने के बाद में जब कई सारी टर्शियरी प्रोटीन जुड़ी तो जो प्रोटीन तैयार हुई उसे प्रोटीन को हम लोग क्वाटरनरी कह रहे हैं। अब आपको शायद बात समझ में आ रही है। तो मैंने क्या बोला है कि अब हम क्या करेंगे, कई सारी टर्शियरी प्रोटीन को आपस में जोड़ेंगे। आप एनसीईआरटी का डायग्राम देखिए, और जब सबको आपस में आप जोड़ेंगे तो आप लोगों को जो प्रोटीन मिलेगी वो क्वाटरनरी प्रोटीन होगी। और क्वाटरनरी प्रोटीन जो है वो सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है आप लोगों की बॉडी का। आप लोगों की बॉडी में एंजाइम्स का अगर कोई सबसे ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर है, सो दैट इज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो पहला आ गया ये, पहला आ गया आप लोगों का, देखिए ये कुछ ऐसे करके, दूसरा हो सकता है कि आ जाए ये कुछ इस तरीके से, तीसरा हो सकता है आ जाए ये कुछ इस तरीके से, और चौथा हो सकता है आ जाए ये कुछ इस तरीके से। और इन सबके बीच में क्या लगते चले गए, इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, ये सब बॉन्ड लगते चले गए। दैट इज योर क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। ये आप लोगों का क्वाटरनरी स्ट्रक्चर हो गया। एग्जांपल दूं, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन के अंदर एक अल्फा चेन, दूसरी अल्फा चेन, एक बीटा चेन, दूसरी बीटा चेन, और ये चार चेन्स मिलकर के एक हीमोग्लोबिन को बना रही हैं। और हर हीमोग्लोबिन से आयरन जुड़ा हुआ है और वो आप लोगों की आरबीसी के अंदर है और वो ऑक्सीजन को कैरी करवा रहा है। तो आप लोगों की बॉडी के अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ एंजाइमेटिक एक्टिविटी जो दे रही है वो क्वाटरनरी प्रोटीन दे रही है। क्वाटरनरी प्रोटीन ऑलरेडी टर्शियरी प्रोटीन से ही मिलकर बनती है। आई थिंक ये बात अब आप लोगों को समझ में आ गई है। चलिए अब हम क्या करते हैं, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों कंडीशंस को अब सामने रखते हैं और अब ये देखते हैं कि ये जो अब तक आप लोगों ने प्रोटीन बनाई, ये अब तक जो आप लोगों ने प्रोटीन बनाई, इसमें कुछ कंटेंट हैं, कुछ कंटेंट्स हैं जुड़े हुए। जरा मैं दिखा देता हूं आप लोगों को और देख लीजिए, वो शायद आप लोगों को अंदर नजर आ जाएंगे। यस, कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं। अब मैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, जरा फंक्शन के बेस पे, जरा फंक्शन के बेस पे मैं कुछ प्रोटीन्स आप लोगों को पढ़ा रहा हूं। यहां पे ध्यान से देखिए, ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन। फंक्शन के बेस पे प्रोटीन जो है, पहले नंबर की वो है जिनको आप लोगों ने एंजाइमेटिक कहा। एक क्रैश कोर्स लाइक आप लोगों को मैं ये पढ़ा रहा हूं क्योंकि एग्जाम जल्दी है आप लोगों के। मैंने कहा कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो एंजाइमेटिक है। एंजाइमेटिक का मतलब समझते हैं आप लोग? एंजाइमेटिक मतलब ऐसी प्रोटीन जो एंजाइम का काम कर रही हैं। ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ प्रोटीन्स हैं जो किसका काम कर रही है बच्चे, एंजाइमेटिक का। उन सबको यहां रख दीजिए आप लोग। लेकिन कुछ ऐसी हैं जो एंजाइमेटिक काम नहीं करती, वो नॉन एंजाइमेटिक में आएंगी। और जो नॉन एंजाइमेटिक में आएंगी तो उनमें से कुछ ऐसी हैं, देखिए ध्यान से, नंबर 1 पहली हो गई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का मतलब यह हुआ कि ऐसी प्रोटीन जो कुछ ना कुछ को ट्रांसपोर्ट करे। तो आप लोगों को बात समझ में आनी चाहिए। एचबी बताइए क्या है? एचबी का मतलब है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है। ट्रांसपोर्ट किस चीज का? कि आरबीसी के अंदर रहता है और लंग्स से आपकी ऑक्सीजन को लेके जाता है टिश्यू तक। बात समझ में आ रही है आप लोगों को? बात समझ में आ रही है आप लोगों को? समझ गए? तो आप ध्यान से समझ लीजिए। एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कौन सी हो गई आप लोगों की? एचबी हो गई। एक होती है GLUT4। एक और ले लीजिए, GLUT4। जानते हैं ये GLUT4 कहां लगी रहती है? ये GLUT4 जनरली लगी रहती है आप लोगों की आरबीसी पे। आरबीसी के अंदर क्या नहीं होता? न्यूक्लियस नहीं होता। न्यूक्लियस नहीं होता तो माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होते। तो उसके अंदर जनरली क्या चीज मिलेगी आप लोगों को? उसके अंदर आप लोगों को मिलेगा सॉरी मैं भूल गया, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो एनएरोबिक रेस्पिरेशन कहां होगा बच्चों? आप लोगों की आरबीसी के अंदर होगा। तो वहां पर ग्लूकोज को अंदर को ले जाने के लिए जो प्रोटीन आप लोग लगाएंगे, उस प्रोटीन को आप लोग क्या बोलेंगे? GLUT4 प्रोटीन बोलेंगे। आप समझ गए? अच्छा, कुछ होती है रेगुलेटरी प्रोटीन। यू नो व्हाट रेगुलेटरी प्रोटीन, व्हाट डज इट मीन?
रेगुलेटरी प्रोटीन का मतलब ये हो गया कि कोई ना कोई किसी चीज को रेगुलेशन करें, किसी ना किसी चीज का रेगुलेशन हो रहा है। और रेगुलेशन देखो, मैं अगर आप लोगों को बताऊं कैसे हो रहा है तो आप इधर से देख सकते हैं। अगर मैंने आपसे ये कहा कि आपके ब्लड में ग्लूकोज ज्यादा आ गया तो अब इस ज्यादा वाले ग्लूकोज को कम करना पड़ेगा। कम कैसे करना पड़ेगा कि आप लोग इस ग्लूकोज को चेंज करोगे किसके अंदर बच्चे, ग्लाइकोजन के अंदर। और ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करने के लिए जो आएगा वो कौन आएगा, आप समझ लीजिए वो इंसुलिन आएगा। तो ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करके ग्लूकोज के लेवल को कम करेगा कौन, आपका इंसुलिन। इंसुलिन क्या है, एक प्रोटीन एंजाइम है। बात समझिए, वैसे तो हार्मोन होता है लेकिन एक प्रोटीन है। दूसरा, अब अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो आप लोग क्या करेंगे, ग्लाइकोजन को वापस तोड़ेंगे किसमें, ग्लूकोज में। और ग्लूकोज में तोड़ने की ही इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे इसको बेटे हम लोग, ग्लाइकोजिनोलाइसिस। और ये प्रोसेस आपकी कौन करवाएगा, ये ग्लूकागन करवाएगा। इसका मतलब रेगुलेशन प्रोटीन में मैं दो चीजें रख सकता हूं। पहली चीज ये रख सकता हूं कि इंसुलिन है, इंसुलिन प्लस दूसरी चीज में रख सकता हूं ग्लूकागॉन। तो ये दो चीजें हो गई ऐसी प्रोटीन जो रेगुलेशन में काम आ रही है। तीसरी और देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल, तीसरी और देखिए आप लोग कॉन्ट्रैक्टाइल। तो कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन में हम लोग बोलते हैं कि कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन वो है जो कॉन्ट्रैक्शन करे। और कॉन्ट्रैक्शन करने का मतलब ये है कि बॉडी के अंदर देयर आर सम कॉन्ट्रैक्शंस आर देयर इन योर बॉडी, जैसे कि आप लोगों का एक्टिन मायोसिन। अब मैंने ये हाथ को ऐसे करके मोड़ना शुरू किया और ये देखिए ये कंडीशन जो बन रही है ना, इसी को मैं एक्टिन और मायोसिन के बैंड कह रहा हूं। आप लोग लोकोमोशन एंड मूवमेंट में मेरे साथ रहिएगा, उसमें मैं आपको तरीके से बताता हूं कि लोकोमोशन में ये कैसे हेल्प करती है। मायोसिन के बैंड्स ऐसे होते हैं और ये ऐसे ऐसे करके हेल्प करेंगे। उसके ऊपर मूवमेंट कौन करता है, एक्टिन मूवमेंट करता है। आप समझ गए, तो ये कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन है। तीसरे नंबर पे आ जाइए विजुअल प्रोटीन। तो विजुअल प्रोटीन में कौन आ जाएगा, आपकी आंखों के अंदर रॉड एंड कॉन्स होते हैं, तो उसके अंदर कौन कौन मिलेगा आप लोगों को, रोडोप्सिन, आयोडोप्सिन, ये सारी चीजें आप लोगों को कौन दे रहा है, ये विजुअल प्रोटीन दे रही है। और टॉक्सिक प्रोटीन वो होती है जो बॉडी में टॉक्सिसिटी दे दें, जैसे कि स्नैक वेनम। तो पहली बात तो ये, कई बार बच्चे ये पूछते हैं कि सांप जो है उसके अंदर जहर है, सांप ने अगर अपने आप को काट लिया तो वो मरेगा या नहीं मरेगा। अब बताइए मुझे, सांप अगर अपने आप को काट ले गलती से, या सांप को कोई दूसरा सांप काट ले, तो सांप मरेगा या नहीं मरेगा। द आंसर इज मरेगा। क्यों, क्योंकि वो सांप के अंदर जो जहर था बेटा, ऐसा नहीं है कि वो जहर उसकी बॉडी के अंदर घूम रहा था उसकी नसों में, ऐसा नहीं है। उसकी जो सेलिवरी ग्लैंड्स थी वो मॉडिफाई हो गई हैं उसको बनाने के लिए, तो वो पैकेट में रखा हुआ है, अगर अपने आप को काट ले तो मर जाएगा। तो टॉक्सिन प्रोटीन। अच्छा, पॉइजन में और वेनम में फर्क समझते हो। पॉइजन लेबोरेटरी के अंदर बनाया जा सकता है, जबकि वेनम जो है वो एक सेंट्रल डोगमा से चलता है, डीएनए से एक लिविंग सिस्टम के अंदर बनता है। तो टॉक्सिक प्रोटीन, जिसका नाम मैंने कहा वेनम, वेनम मतलब सांप के अंदर जो जहर रहता है, वही चीज आपकी क्या है, वो टॉक्सिक प्रोटीन है। आपको बात समझ में आ जानी चाहिए। चलिए, अब मैं यहां से क्या करूं, बस एक मिनट और रुको यार, इतना परेशान मत हो तुम लोग, काम का डेटा है यार, इधर आइए। अगर मैं आपसे ये कहूं कि प्रोटीन को दो पार्ट में तोड़ते हैं, पहले नंबर पे आप लोग तोड़िए सिंपल। पहले नंबर पे मैं एंजाइमेटिक की बात नहीं कर रहा हूं, इसे हटाइए, मैं एंजाइमेटिक प्रोटीन की बात नहीं कर रहा हूं डियर, तो आप इसको हटा दीजिए। मैं आपसे ये बात कर रहा हूं, प्रोटीन को पहले आप लोग तोड़िए किसमें, सिंपल में, और दूसरा तोड़िए कॉन्जुगेटेड में। कॉन्जुगेटेड प्रोटीन वो होती है जिसके साथ में, प्रोटीन पार्ट के साथ में कोई नॉन प्रोटीन पार्ट भी लगा हो, उसे हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहते हैं। मैं अभी समझाता हूं आपको। सिंपल दो पार्ट में डिवाइड होगा। पहला फाइब्रस में, तो यहां से ही नोट करते चले जाइए। वैसे हम यहां से हटा के हम वर्कबुक पे चलें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। यहां पर तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि हम लोग यहां आए सिंपल के अंदर, तो सिंपल हो गया। और सिंपल दो पार्ट में टूटेगा, नंबर 1 फाइब्रस में और दूसरा वाला ग्लोब्यूलर में। ये देखिए, तो पहला फाइब्रस हो गया और दूसरा ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गई। तो फाइब्रस प्रोटीन के अंदर जो आएंगी, कोलाजन आएगा। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो यहां से आप लोग नोट कर लीजिए, कोलाजन। और कोलाजन जो है ट्रिपल हेलिक्स है बीटा प्लीटेड शीट का, बीटा का। तो आप क्या समझ रहे हैं, अल्फा हेलिक्स का, अल्फा हेलिक्स का आप लोगों को ये ट्रिपल हेलिक्स स्ट्रक्चर मिलेगा, क्योंकि अल्फा हेलिक्स में 2 चलते हैं, कोलाजन में 3 चलते हैं। और ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन है आप लोगों के आपके एनिमल वर्ल्ड के अंदर। एनिमल्स के अंदर, पूरे बायोस्फीयर में एनिमल्स में सबसे ज्यादा प्रोटीन आप लोगों को मिल रही है। यानी कि ह्यूमन बॉडी के अंदर अगर मैं बात करूं तो सबसे ज्यादा प्रोटीन कौन सी वाली है, कोलाजन प्रोटीन है। तो इसमें आप एक एग्जांपल उठा लीजिए। अगर मैं आप लोगों से बात करूं ग्लोब्यूलर की, तो ग्लोब्यूलर में सबसे पहले तो आप लोग रूबिस्को लीजिए। क्या आप लोगों ने प्लांट पढ़ा रूबिस्को, उसके अंदर C3 C4 साइकिल पढ़ी आप लोग, उसके अंदर आप लोगों को रूबिस्को मिल जाएगा। आप जानते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर मिलता है, कौन, रूबिस्को। तो रूबिस्को प्रोटीन है, ग्लोब्यूलर प्रोटीन है, प्लांट के अंदर मिलती है, क्लोरोप्लास्ट में मिलती है और अर्थ में सबसे ज्यादा अबंडेंट होती है। बात समझ गए। दूसरा मैं एक और दे रहा हूं, दूसरा आप लोगों का आपका आ जाएगा एल्बुमिन।
ये प्रोटीन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, एल्बुमिन। एल्बुमिन जानते हो कहां मिलती है? ये ब्लड के अंदर मिलती है। वो कैसे कि अगर हम लोग ऐसे करके एक टेस्ट ट्यूब ले लें और टेस्ट ट्यूब के अंदर हम ब्लड को थोड़ी देर के लिए रख दें तो नीचे नीचे जो है सेल ब्लड जम जाएंगी और ऊपर ऊपर क्या आ जाएगा बच्चे? प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के अंदर 3 तरह की प्रोटीन होंगी, 1, 2 और 3, जिसमें से पहली होगी एल्बुमिन, दूसरी होगी ग्लोब्यूलिन और तीसरी होगी फाइब्रिनोजन। तो एल्बुमिन क्या करेगी? बीसीओपी, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। आपका जो ऑस्मोसिस ना हो जाए आपके ब्लड में, यानी कि ऑस्मोलैरिटी को मेंटेन कौन करती है? ये एल्बुमिन करती है। ग्लोब्यूलिन क्या करेगी बच्चे? मैं बार बार बता रहा हूं, ग्लोब्यूलिन करेगी डिफेंस, यानी कि आप लोगों को सुरक्षा, डिफेंस देने का काम करेगी कौन? ग्लोब्यूलिन। और थर्ड वन पे कौन आ जाएगा बच्चे? फाइब्रिनोजन। और फाइब्रिनोजन यहां पर क्या करेगी? ब्लड का क्लॉट बनाएगी, यानी कि ब्लड की क्लॉटिंग के लिए आपको फाइब्रिनोजन चाहिए। मैंने आपसे ये कहा कि एल्बुमिन प्रोटीन भी आप लोगों की क्या है? ग्लोब्यूलर प्रोटीन है। आगे बढ़ते हैं, ग्लोब्यूलर प्रोटीन हो गई। ग्लोब्यूलिन आप दूसरी उठा लीजिए, ये वाली देख लीजिए, ग्लोब्यूलिन, यानी कि ग्लोब्यूलिन प्रोटीन भी आप लोगों की जो कि डिफेंस में काम आ रही है वो भी इस कैटेगरी में फॉल करेगी। और हिस्टोन प्रोटीन, यू नो व्हाट? हिस्टोन प्रोटीन अभी समझाता हूं हिस्टोन प्रोटीन, जब मैं इस पे आऊंगा, सिंपल के बाद में कॉन्जुगेटेड पे आऊंगा। तो अब देखिए कॉन्जुगेटेड के अंदर हम थोड़ी सी बातें पढ़ेंगे। पहले आप इसमें से कुछ देखना चाहते हैं तो देख लीजिए, नहीं देखना चाहते तो आगे बढ़ते हैं। मैं क्लियर ऑल कर देता हूं। इसके बाद में अब हम लोग देखते हैं कि कुछ ऐसी प्रोटीन्स हैं जो कॉन्जुगेटेड हैं, जिसमें से एक आ जाएगा कॉन्जुगेटेड प्रोटीन। वो हो गई जिन प्रोटीन के साथ में एक ऐसा पार्ट लगा हुआ है जो प्रोटीन नहीं है, ऐसा पार्ट लगा हुआ है जो प्रोटीन नहीं है। अब आप देखिए नंबर 1, न्यूक्लियोप्रोटीन। आप जानते हैं न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब ऐसी प्रोटीन जो न्यूक्लियस के अंदर है। तो न्यूक्लियोप्रोटीन वो प्रोटीन है जिसके अंदर आप लोगों को प्रोटीन मिलेगी और प्रोटीन के साथ में जो प्रोस्थेटिक ग्रुप मिलेगा जो कि नॉन प्रोटीन पार्ट होगा वो न्यूक्लिक एसिड होगा। तो न्यूक्लियोप्रोटीन का मतलब कि जब हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर आपका डीएनए रैप करेगा कुछ ऐसे करके, तो आपका डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर रैप कर जाता है और जब वो रैप कर जाता है तो उसी स्ट्रक्चर को हम लोग न्यूक्लियोसोम कहते हैं और ये प्रोटीन आप लोगों की न्यूक्लियोप्रोटीन हो गई। तो नोट कर लीजिए इसके अंदर कि न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो न्यूक्लिक एसिड है। प्रोस्थेटिक ग्रुप जो है वो क्या है? न्यूक्लिक एसिड है। किसके अंदर बच्चे? न्यूक्लियोप्रोटीन के अंदर। अगला है ग्लाइकोप्रोटीन। ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन। देखिए ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन का मतलब है ऐसी प्रोटीन जिसके साथ में ग्लूकोज के कंटेंट लगे हुए हैं। आप देख सकते हैं कि प्रोटीन तो प्रोटीन है, मैंने कहा था ना प्रोटीन के संग में अगर कोई ऐसा पार्ट लगा हुआ है जो प्रोटीन नहीं है तो उसे हम लोग प्रोस्थेटिक ग्रुप कहेंगे। अब इसमें जो प्रोस्थेटिक ग्रुप है वो क्या है? ग्लूकोज है। अब ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा पहले आप लोग ये समझ लीजिए। दरअसल ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर आप लोगों को मिलेगा म्यूसिन। अब ये म्यूसिन कहां मिलता है आप लोगों को? ये आप लोगों को मिलता है आप लोगों की सलाइवा के अंदर, जो खाना खाते हो सलाइवा निकलती है उसमें आप लोगों को ये मिल जाएगा। एंटीजेंस होते हैं, कई बार आप लोगों ने ब्लड ग्रुप देखा होगा कि ए बी ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और बी ब्लड ग्रुप। तो आपकी आरबीसी के ऊपर बहुत सारी चेन्स लगी होती हैं ग्लूकोज की। अगर आप लोग 12th की एनसीईआरटी पढ़ें या 11th की एनसीईआरटी पढ़ें, सेल वाला चैप्टर, तो सेल में जहां पर फ्लूइड मोज़ेक मॉडल ऐसे करके दिखाया गया है सेल का, तो उसमें अंदर की तरफ देखना आप लोगों को कुछ शुगर की चेन लगी मिलेंगी। ये वही शुगर की चेन ग्लाइकोप्रोटीन बना रही है जो सेल टू सेल रिकॉग्निशन भी दे रही है। तो ये जो प्रोटीन बनाई मैंने, दरअसल ये ब्लड ग्रुप को भी मेंटेन करेगी। ब्लड ग्रुप, किसका ब्लड ग्रुप ए है, किसका बी है, एटसेट्रा। बस फिलहाल इतना ही ले लीजिए। प्रोटीन के अंदर मुझे लगता है कि सफिशिएंट हो चुका है आप लोगों की प्रोटीन का कंटेंट आप लोगों के लिए सफिशिएंट हो चुका है। बस मैं लेक्चर अभी यहां रोक रहा हूं। अब मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट कैटेगरी के लेक्चर में जिसमें हम लोग न्यूक्लिक एसिड यानी कि डीएनए को डिस्कस करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जाइएगा मत, जल्दी लोड हो जाएगा और उसको भी जरूर देख लीजिए। बायोमोलिक्यूल चैप्टर हम लोग कवर कर लेंगे।